Hello everyone, welcome to Shriram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where we cover daily current affairs with you. I hope आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं और आप ये डेली देख रहे हो, तभी बात बनेगी, नहीं तो फिर बात बनेगी नहीं ऐसे, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स का मतलब डेली यू हैव टू स्टे कनेक्टेड. अदरवाइज वो कनेक्टिविटी टूट गई तो एक दिन में अगर आप सोचो कि कवर कर लिया, बाकी 2 दिन बाद देख लेंगे, तो वो पर्पस ही सॉल्व नहीं हुआ है मुझसे, राइट. तो यहाँ पर, और अगर आपको सेशन अच्छे लगते हैं इस प्लेटफॉर्म पे ये डेली न्यूज़ एनालिसिस के, तो ऑल यू नीड टू डू इज मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस सेशन, शेयर इट विद द अदर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल. तो शुरू करते हैं विदाउट टेकिंग एनी टाइम. आज के सेशन में हमें क्या करना है, इंपॉर्टेंट लिस्ट है. हर दिन ही इंपॉर्टेंट होती है. आप कहोगे मैम कौन सा दिन ऐसा है जिस दिन आप ये कह दो कि आज इंपॉर्टेंट नहीं है. इम्पॉर्टेंट है तो क्या करें. तो देखो यहाँ आज जो हम कवर करेंगे, दिस इज़ द लिस्ट है. 2 एडिटोरियल्स हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है. मतलब आप ये टर्म इम्पॉर्टेंट को प्लीज़ इम्पॉर्टेंट कंसीडर करें. सो यहाँ पर ऑन अ सीरियस नोट, लिथियम के बारे में आज हम जानेंगे, इसके एप्लीकेशंस और हु शुड ओन द वर्ल्ड्स लिथियम. तो इंडिया का जो स्टेटस है विद रिस्पेक्ट टू दिस सेक्टर, क्या क्या चैलेंजेस हैं यहाँ पर, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एप्लीकेशंस बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं, और कुछ मैं आपको बताऊंगी भी, सही कुछ कंट्रीज़ के नाम हो जाते हैं जैसे, और मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ही रेलिवेंट आर्टिकल है. कल हमने ग्राफीन के बारे में पढ़ लिया था, उसके एप्लीकेशंस के बारे में जाना था, और एवरीथिंग अबाउट इट इन डिटेल, राइट. कि जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो इसकी जो फीचर्स हैं, कि मतलब एक थिन शीट लाइक होने के बावजूद भी इतना स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, राइट, मोर देन स्टील. तो यहाँ से इसका पोटेंशियल जो है, वो पोटेंशियल कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, उस पर बात करी. और काफ़ी इंडिया के पर्सपेक्टिव से हमने ग्राफीन के बारे में देखा, क्या क्या चैलेंजेस है यहाँ पर. इतना अगर पोटेंशियल है तो अभी मतलब वाई वी आर नॉट इनटू इट, वी आर इनटू इट, हमने ये भी बात करी. लेकिन स्टिल जो मार्क रीच करना है वहाँ क्या दिक्कतें आ रही हैं. सो वी हैव टॉक्ड अबाउट ग्राफीन. आज लिथियम के बारे में पढ़ेंगे. सेकेंड इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज योर सेंट्रल एशियन फॉरेन पॉलिसी मल्टी वेक्टरिज्म पेज ऑफ. ये टर्म अगर आपने समझ ली, मल्टी वेक्टरिज्म, तो आपको पूरा आर्टिकल समझ आ जाएगा कि सेंट्रल एशिया कि फॉरेन पॉलिसी में ये क्या बात हो रही है, क्या वो कर रहे हैं, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, राइट. और अभी देयर वाज अ समिट ऑल्सो, चाइना की इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पर, उसको भी कवर करेंगे. इंडिया के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो ये एडिटोरियल में तो चाइना के पर्सपेक्टिव से, जो चाइना ने अभी साथ में सबमिट करी है, चाइना के साथ इन्होंने, उसकी बात है. लेकिन मैं आपको यहाँ मैप प्रैक्टिस करवाना चाहती हूँ, और इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच की जो हमारा जो इम्पोर्टेंस और रीजन, उस रीजन में हम बेसिकली वो रीजन हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, और हमारी जो अगर ऑलरेडी कोई सबमिट हुई हो, राइट, तो उसके बारे में बात करेंगे. तो एक स्टेप अहेड जाएंगे इस आर्टिकल से. बाकी ये 3 आर्टिकल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, जीएस पेपर 2 से लिंक कर सकते हो. हिमालयन ब्राउन बियर स्पीशीज न्यूज़ में है, प्रीलिम्स से सवाल बन सकता है. सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन, तो ये प्रोग्राम है, सेकेंड फेज इसका आया है. तो ये क्या प्रोग्राम है, ये आपके मेंस में भी आपको काम आएगा. सो दिस इज द कंप्लीट लिस्ट दैट वी विल बी कवरिंग टुडे. पहला जो आर्टिकल है दैट इज Who should own the world's lithium? तो यहाँ तो पहले मुझे एक आइडिया होना चाहिए लिथियम के बारे में. लिथियम एक स्पेशल मेटल है दैट इज ऑफन कॉल्ड एज वाइट गोल्ड. ध्यान में रखना, वाइट गोल्ड, ठीक है. तो सुन लो पहले सारी कहानी, फिर बाद में ये बातें जो हैं लिखा हुआ है, जो सब आपको आपके सामने ही है, आप पढ़ सकते हो. तो वाइट गोल्ड बोलते हैं बिकॉज क्योंकि डिमांड बहुत है. डिमांड कहाँ है? डिमांड है रिचार्जेबल बैटरीज में. बात आ रही है समझ में? सो डिमांड के चक्कर में, और डिमांड भी कहाँ पर है, आज अगर आप क्लाइमेट चेंज की बात करते हो, ईवीज की बात करते हो, वहां पर आपको जो बैटरीज चाहिए, वहां लिथियम का रोल है. सो it is a very soft and silver white metal that you can extract from different resources. different sources से आप इसको extract कर सकते हो. 2 जो extraction के sources हैं, पहला तो है हार्ड रॉक एक्सट्रैक्शन, ये आप सामने 2 लिखे हुए हैं, सोलर इवेपोरेशन से और हार्ड रॉक एक्सट्रैक्शन से. सोलर इवेपोरेशन से बोले तो देखो,
लार्ज पूल्स ऑफ जैसे सॉल्ट वाटर या ब्राइन दे आर क्रिएटेड, फिर क्या होता है सन की हीट से वो इवेपोरेट हो जाता है पानी, पीछे जो मिनरल्स और लीथियम बचता है दैट इज लेफ्ट बिहाइंड, आप उसको कलेक्ट करते हो एंड इट गोज फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। हार्ड रॉक एक्सट्रैक्शन मीन्स lithium that is obtained from ores that are found in the rocks, तो वहां पर these rocks are mined and then lithium is separated from the other minerals through various chemical processes। तो lithium की अगर मैं applications की बात करूँ, इसके uses की बात करूँ, तो रिचार्जेबल बैटरीज को बनाने में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डाटा यूज इन मैंने बताया ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आपके लैपटॉप्स, आपके मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। सो ये जो बैटरीज है ना, दे आर एबल टू स्टोर एंड प्रोवाइड एनर्जी फॉर दीज डिवाइसेस, बिल्कुल। सो अलाउइंग अस टू, जब हम बहुत लंबे समय तक वी नॉट नीड टू प्लग इनटू द पावर रिसोर्स सोर्स ऑल द टाइम, तो यहाँ काम आता है। तो लिथियम इज इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग दीज रिचार्जेबल बैटरीज। लिथियम के बाकी भी यूजेस हैं, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर लिथियम कैन बी यूज, और यहाँ पर मैग्नीशियम लिथियम अलॉयज फॉर आर्मर प्लेटिंग, एल्यूमिनियम लिथियम अलॉयज बनते हैं इन एयरक्राफ्ट, बाइसिकल फ्रेम्स, हाई स्पीड ट्रेन्स, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर, लैपटॉप्स, मोबाइल्स, ईवीज। सो बेसिकली इसकी एप्लीकेशन तो है। अगर मैं ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन देखूं लिथियम की, तो ये 3 कंट्रीज देख रहे हो, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना। तो आप ABC ऐसे ही ध्यान में रख लो, ABC, अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली, ये 3 बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोड्यूसर्स और एक्सपोर्टर्स हैं लिथियम मेटल के। दे हैज द पावर टू नॉट ओनली चेंज द फेट ऑफ दोज हु कंट्रोल इट बट ऑल्सो द फेट ऑफ द वर्ल्ड। ABC लिथियम ट्राइंगल के अंदर आता है। सॉरी, यहाँ पर तो ऑस्ट्रेलिया, चिली और चाइना की बात हो रही है, जिसकी मैं बात कर रही हूँ। ये लिथियम ट्राइंगल जो है दैट इज बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना। लिथियम ट्राइंगल के अंदर ये आता है। बाकी जो 3 कंट्रीज की यहाँ बात हो रही है दैट इज ऑस्ट्रेलिया, चिली और चाइना। ये 3 बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं, राइट। ऑस्ट्रेलिया, ACC, ये 3 बिगेस्ट कंट्री, बेसिकली बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स और एक्सपोर्टर्स हैं लिथियम के। बोलीविया, अर्जेंटीना और USA टॉप 3 कंट्रीज हैं विद मोस्ट लिथियम रिजर्व्स। इंडिया की बात करूं तो इंडिया लिथियम रिजर्व्स में 7th रैंक पर आता है आफ्टर द न्यूली फाउंड ह्यूज लिथियम रिजर्व्स इन जम्मू एंड कश्मीर और राजस्थान। तो अगर इंडिया के अंदर आपका जो दिस पोटेंशियली सिग्निफिकेंट रिजर्व्स ऑफ लिथियम, अगर इंडिया में हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, हमें मिलते हैं, माइनिंग होती है, तो बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है, बहुत ह्यूज इम्पैक्ट। आप अभी EVs के लिए जो, जैसे हम बात करें, मान लो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, अभी हमारा बात ही है क्लाइमेट चेंज की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर EVs बहुत इंपॉर्टेंट अभी रोल प्ले कर रहे हैं। इसके आपको बैटरीज के लिए यू नीड लिथियम, और उस लिथियम के लिए आप डिपेंडेंट हो इम्पोर्ट पे, तो बात नहीं बनेगी ना। सो यहाँ पर अभी रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन वेलकम्ड यूनिवर्सली, क्योंकि यहाँ देयर इज अ न्यूज ऑफ द सिग्निफिकेंट रिजर्व्स ऑफ लिथियम। तो ये बात है। रही बात इंडिया की लिथियम इंडस्ट्री के स्टेटस की, इंडियाज इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रही है, ये हम जानते हैं। इन 2021 द मार्केट वाज वैल्यूड एट $383.5 मिलियन, और 2030 में इट इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपैंड टू $152.21 बिलियन। सो ये जो ग्रोथ है, ये क्या कहेगी ग्रोथ? ये ग्रोथ कहेगी कि आपके पास एनवायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस होने चाहिए, राइट। उसमें इंडिया हेविली रिलाई करता है, जैसे कि मैंने बताया EV की डिमांड बढ़ रही है, और आपको EVs के लिए जो बैटरीज की जो भी बात चाहिए है, उसके लिए आपको लिथियम डिपेंडेंट, लिथियम के लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट देखो, 450 मिलियन यूनिट्स ऑफ लिथियम बैटरीज वर इम्पोर्टेड, राइट। और आने वाले टाइम में जो लिथियम आप इंपोर्ट करोगे, तो कहने का मतलब है आपकी डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। इस इशू को एड्रेस करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इंडिया डोमेस्टिक रिजर्व्स ऑफ लिथियम, डोमेस्टिक रिजर्व्स, इंडिया डोमेस्टिक रिजर्व्स लिथियम के, उनको बेसिकली डेवलप करे, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ अ रेयर मिनरल, येस, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इंडिया अपने डिपोर्ट की डिपेंडेंस को कम कर सकता है। ये सिर्फ नेशनल, इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी, वो तो है ही, बट जियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस की भी यहाँ पर बात आ जाती है। हम एज अ वर्ल्ड जब ट्रांजिशन कर रहे हैं लो कार्बन एमिशंस की तरफ, तो रेयर मिनरल्स की बहुत डिमांड है, लिथियम की, कोबाल्ट की, विच इज़ वाइटल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बैटरीज, to other technologies, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G नेटवर्क्स। तो यहाँ पर कंट्रीज जिनके पास रिजर्व पड़े हैं ऑफ दीज रेयर मिनरल्स, दे हैव एन एडवांटेज, नो डाउट एट इट।
अब बात आती है कि आर्टिकल कह रहा है हु शुड ओन दीज मिनरल्स। तो क्या हुआ ना, देखो 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी कि जो लैंड का ऑनर है, मेरी लैंड है, मैं ऑनर हूं, तो मेरे पास राइट है उसके टू एवरीथिंग दैट इज बीनीथ इट। बिल्कुल सही है, लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट लार्ज एरिया ऑफ लैंड इंडिया के अंदर फॉरेस्ट है, माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, प्लाटूज हैं और रेवेन्यू वेस्ट लैंड्स हैं दैट आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड आर कंसीडर्ड पब्लिक लैंड। माना कि सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ग्रांट्स ओनरशिप राइट टू द लैंड ओनर्स, लेकिन गवर्नमेंट के पास स्टिल दे हैव द अथॉरिटी टू प्रोहिबिट प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज फ्रॉम माइनिंग सर्टेन मटेरियल्स दैट आर डीम्ड सेंसिटिव। जैसे कि यूरेनियम का केस ले लो, जो कि बैंड है फ्रॉम प्राइवेट माइनिंग अंडर एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं लिथियम की बात करूं तो ये एक ऐसा मिनरल है जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, आज मतलब यूरेनियम से भी ज़्यादा लगा लो। सो इट इज़ अ क्रूशियल रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पर जैसे जैसे लिथियम की डिमांड बढ़ेगी, उसकी अवेलेबिलिटी और उसका कंट्रोल, उसके एक्सट्रैक्शन की तरफ, ये सरकार के लिए इट इज़ अ मतलब कंसिडरेशन जो है उसमें सरकार का इट बिकम सिग्निफिकेंट कंसिडरेशन फॉर द गवर्नमेंट एज वेल। सो लैंड ओनर्स के पास राइट है, लेकिन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द एक्सट्रैक्शंस ऑफ मिनरल्स, राइट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन पे लिमिट लगाना, रोक लगाना, इलीगल माइनिंग ना हो, ये सब कुछ देखना पड़ता है। दूसरी कंट्रीज कैसे मैनेज करती हैं लिथियम रिजर्व्स को? अगर मैं चिली की बात करूं तो वहाँ की गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया हुआ है लिथियम की प्रोडक्शन को, लेकिन उन्होंने 2 कंपनीज को परमिशन दी हुई है टू प्रोड्यूस लिथियम इन द कंट्री। तो उनका एक न्यू प्लान है, नेशनल लिथियम स्ट्रैटेजी, जिसके अंदर गवर्नमेंट की पार्टनरशिप प्राइवेट कंपनीज के साथ और लोकल कम्युनिटीज जो हैं वो भी इन्वॉल्व है। कहने का मतलब ये है कि दे रिस्पेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनीज एंड द गवर्नमेंट मेक श्योर कि लिथियम एनवायरनमेंट को भी, उसकी माइनिंग जो है वो हार्म नहीं करे एनवायरनमेंट को, शेयर द मनी फ्रॉम द लिथियम प्रोडक्शन फेयरली विद द लोकल कम्युनिटीज, सपोर्ट द रिसर्च ऑन द क्लीन टेक्नोलॉजीज दैट यूज लिथियम। तो ये चिली गवर्नमेंट का साइड है। बोलीविया में सरकार ने क्या किया था 2009 के अंदर, दे केम अप विद द रूल, और वहाँ पर लिथियम की फाइंडिंग, माइनिंग, सेलिंग सब सरकार के हाथ में है। मतलब आज 20 साल हो चुके हैं, लेकिन दे डोंट वांट प्राइवेट फॉरेन कंपनीज या प्राइवेट कंपनीज या फॉरेन कंपनीज की वो इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, सो बोलीविया हैज़ नॉट बीन एबल टू प्रोड्यूस लिथियम ऑन अ लार्ज स्केल। इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है? इंडिया एक ऐसी कंट्री है दैट इज स्टार्टिंग टू एक्सप्लोर एंड डेवलप द रिसोर्सेज ऑफ लिथियम। तो बहुत डेवलपिंग सेक्टर है ये इंडिया के लिए। पहला तो इंडियाज मिनरल रिसोर्सेज, चाहे वो लिथियम की ही बात हो, दे आर फाउंड ऐसी जगहों पे जहाँ पर लॉट ऑफ पॉवर्टी है, एनवायरमेंटल डैमेज एंड वीक रेगुलेशंस है। तो इसका मतलब जब आप माइनिंग कर रहे हो इन रिसोर्सेज की, ये बहुत ध्यान देना ज़रूरी है कि उसका लोगों के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़े, राइट, एनवायरमेंट पे नहीं पड़े। यू हैव टू मेक श्योर, दैट मीन्स गवर्नमेंट नीड्स टू बी वेरी इफेक्टिव एंड केयरफुल इन मैनेजिंग इट। दे नीड टू फाइंड द वेज कि कैसे वो लिथियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं दैट बेनिफिट्स द पीपल ऑल्सो लिविंग इन दोज एरियाज, एनवायरमेंट भी प्रोटेक्ट हो और ये भी इंश्योर हो जाए कि इंडिया हैज़ एनफ लिथियम्स फॉर इट्स ओन एनर्जी नीड्स। तो हर एक बात जो है वो बैलेंस आउट रहे। जैसे सोशल वेलबींग भी बहुत इंपॉर्टेंट गोल है, हमें लोकल कम्युनिटीज़ का भी ध्यान देना है कि उनको भी बेनिफिट मिले। तो यहाँ पर अब जब डेवलपमेंट होगी लिथियम सेक्टर की, जॉब्स आएंगी, लिविंग कंडीशंस इंप्रूव होंगी, यहाँ पर उनको भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाए। एनवायरमेंटल सेफ्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया, पोल्यूशन नहीं होना चाहिए एंड प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए एंड रीफॉरेस्टिंग द एरिया दैट इज़ अफेक्टेड बाय माइनिंग, ये सब भी ध्यान देना है। एट लास्ट नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी, ये भी हमारा गोल है। मतलब हम चाहते हैं कि इंडिया मोर सेल्फ सफिशिएंट हो, अपने लिथियम रिजर्व्स डेवलप करे और इम्पोर्ट्स पे लेस रिजिलियंट हो। तो ऑल इन ऑल गवर्नमेंट को यहाँ पर नीड्स टू कम अप विद द इफेक्टिव रेगुलेशंस, ऐसे रेगुलेशंस जो मेक श्योर करें कि माइनिंग कंपनी स्ट्रिक्टली एनवायरमेंटल और सोशल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही हैं, लोकल कम्युनिटीज़ को भी इन्वॉल्व किया जाए डिसीजन मेकिंग में, एंड बाय मैनेजिंग ऑल दीज थिंग्स इंडिया कैन इंश्योर कि एनवायरमेंट भी प्रोटेक्टेड हो, लोगों को भी फायदा हो, इफेक्टिवली और केयरफुली हर एक चीज़ हो, एंड इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू कंट्रीज एनर्जी सिक्योरिटी। ठीक है, ये है आपके लिथियम की बात। अगली बात है सेंट्रल एशियन फॉरेन पॉलिसी मल्टी वेक्टरिज्म पेज ऑफ। नाउ व्हाट इज दिस मल्टी वेक्टरिज्म? पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए,
मल्टी वेक्टरिज्म मतलब लगा लो कि इन अ फॉरेन पॉलिसी इट रेफर्स टू एन अप्रोच जो कंट्रीज लेती हैं। आज के टाइम पे आप किसी एक पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, यू नीड टू बिल्ड द रिलेशनशिप्स एंड पार्टनरशिप्स विद मल्टीपल कंट्रीज, राइट। एक पे डिपेंडेंट रहना सेहत के लिए हानिकारक है, ऐसा सोच लो। तो यहाँ पर वी हैव टू मेक फ्रेंडली टाइज विद डिफरेंट प्लेयर्स ऑन द ग्लोबल स्टेज। सेंट्रल एशियन कंट्रीज के कॉन्सेप्ट में मतलब जहाँ किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान 5 आती हैं। मैं अभी मैप में दिखाऊंगी, मैप में किसका किसका बॉर्डर लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है दे हैव अडॉप्टेड दिस मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी। इसका मतलब they have built relationship with various countries, India, Russia, China, European Union, United States, neighboring countries, ताकि you get benefits from different opportunities and avoid dependence on a single country। ये अप्रोच बिल्कुल इट इज़ बेनिफिशियल फॉर दीज कंट्रीज, इससे उनको ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आती है फॉरेन रिलेशंस के अंदर, राइट। तो अपने रिलेशंस को डाइवर्सिफाई करना, जिसकी वजह से सेंट्रल एशियन कंट्रीज अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अपनी सिक्योरिटी पे और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो सकते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनहांस हो सकती है, स्टेबिलिटी आएगी रीजन के अंदर। तो रेदर देन गोइंग ऑन अ सिंगल कंट्री, एक कंट्री पे डिपेंड होने की बजाय यू आर अडॉप्टिंग दिस मल्टी वेक्टरिज्म इन योर फॉरेन पॉलिसी। हुआ क्या है, चाइना ने अभी एक सबमिट होस्ट करी, C+5 सबमिट, चाइना और बाकी 5 जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, इन द सिटी ऑफ जियान। लीडर्स बता दी, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, उन्होंने सबमिट अटेंड करी। डेक्लेरेशन साइन हुआ, जियान डेक्लेरेशन, जिसमें दे डिस्कस एंड दे फर्दर डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ चाइना सेंट्रल एशिया रिलेशंस। अब हुआ क्या है, ये सबमिट एक ऑफिशियल बिगनिंग हो गई है कि अब से दे हैव प्लान कि ऐसी सबमिट हर 2 साल में एक बार होगी। अब जैसे 2025 में होगी कजाकिस्तान के अंदर। तो इस सबमिट के दौरान इस टाइम उन्होंने बेल्ट एंड रोड कॉपरेशन पे दे फोकस्ड ऑन, दैट वाज द 10th एनिवर्सरी। कनेक्टिविटी इंप्रूव करने की बात करी, कॉपरेशन और एनहांस करने की बात करी, कल्चरल एक्सचेंजेस, रीजनल टेररिज्म का इशू, पीपल टू पीपल कनेक्शंस, तो इन सब पे डिस्कशन हुई है। मैप में देखो, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ऐसे ये क्रॉस याद रख लो। इधर उज्बेकिस्तान है, टीटी नीचे है, इधर तुर्कमेनिस्तान और इधर तजाकिस्तान, ठीक है, टूटा, ऐसे याद में रख लो। सो TU दैट स्टैंड फॉर तुर्कमेनिस्तान, TA स्टैंड फॉर तजाकिस्तान और इधर है किर्गिस्तान। तो ये U इसके साथ कनेक्टेड है। ये ध्यान में रखना कि ये 4 ऐसे कनेक्टेड है कंट्रीज। इसका बॉर्डर U का T के साथ लगता है, K का T के साथ नहीं लगता। उज्बेकिस्तान का तजाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, कनेक्टिविटी है। किर्गिस्तान की तुर्कमेनिस्तान के साथ बॉर्डर नहीं लगता। इंपॉर्टेंट है, ऐसे मैप याद रख सकते हो। कजाकिस्तान इधर है, कजाकिस्तान काफ़ी बड़ा है, तो उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और इधर घुमा दो तो तुर्कमेनिस्तान के साथ भी बॉर्डर लगता है। तो इस तरीके से यू कैन हैव अ लुक। जितना मैप में ध्यान दोगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। तो मेक श्योर कि आप मैप प्रैक्टिस जो है वो ज़रूर किया करो। अब ये देखा जा रहा है कि चाइना की जो सबमिट है ना, दैट मीन्स चाइना साइन ऑफ ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन दिस रीजन विच कुड चैलेंज रशियाज एम्बिशंस। चाइना का देखो, कल भी हमने पढ़ा था, चाइना की मिलिट्री डिप्लोमेसी एशियन मेंबर्स के साथ हो रही है ताकि उस रीजन में जो उसको US से थ्रेट है, US की दोस्ती बढ़ती जा रही है फिलीपींस के साथ एज इन। तो ये सारी बातें हमने, चाइना ने एक तो मिलिट्री डिप्लोमेसी वाला अप्रोच ले रखी है, एक सॉफ्ट पावर अभी ये सबमिट कर रखी है, राइट। तो ये बोल रहे हैं कि ये चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है। और यहाँ पर दे हैव बिन, सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है दे आर लाइक सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटिंग देयर फॉरेन पॉलिसी, जो कि दे आर नॉट जस्ट रिलाइंग ऑन रशिया एंड चाइना, वो अपने टाइज बाकी कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी एक्सपैंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इंडियन पर्सपेक्टिव दिखाना चाहती हूँ जो हमारे एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। रही बात इंडिया की, इंडिया सेंट्रल एशिया के रिलेशंस की अगर मैं बात करूँ तो अप्रैल की ही, इसी साल के अप्रैल की लास्ट मंथ, अब तो जून आ गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने होस्ट करी थी पहली इंडिया सेंट्रल एशिया कल्चर मिनिस्टर मीटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई थी। कजाकिस्तान, ये 5 कंट्रीज जो थी उन्होंने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया, उनके कल्चरल मिनिस्टर्स ने। तो यहाँ पर कल्चरल कॉपरेशन को प्रमोट किया, एक दूसरे के कल्चर्स को यू कैन बेटर अंडरस्टैंड, और जो हमारे पुराने कल्चरल लिंकेजेस हैं इस रीजन के साथ उसको स्ट्रेंथन करना। पुराने लिंकेजेस हैं, बिल्कुल है। देखो उस टाइम पे हिस्ट्री की बात करूँ, सेंट्रल एशिया के साथ बुद्धिज़्म का स्प्रेड होना, बाबर का आना,
कुशाना एम्पायर और सूफिज्म का स्प्रेड होना, सिल्क रूट लिंकेज, तो वी हैव लिंकेजेस, डीप रूटेड रिलेशनशिप्स हैं हमारे। तो ये रीजन जो है पूरा ये इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फ्यूल फॉर एनर्जी यहाँ से, कंज्यूमर मार्केट है फॉर फिनिश गुड्स, चाइना पाकिस्तान रीजन को मतलब टू काउंटर द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना पाकिस्तान इन द रीजन, चीपर और फास्टर कनेक्टिविटी हो सकती है यूरोप और वेस्ट एशिया के साथ, इट कैन प्रिवेंट द प्रोलिफरेशन ऑफ टेररिज्म, हिस्टोरिकल और रिलीजियस बॉन्ड्स और कल्चरल टाइज तो आपके हैं ही से। इंडिया का अगर मैं वैसे बात करूं तो इंडिया इम्पोर्ट्स अबाउट 77% ऑफ इट्स एनर्जी नीड्स, कजाकिस्तान 45%, 43% लगभग लगा लो वर्ल्ड का यूरेनियम प्रोड्यूस करता है, उज़्बेकिस्तान में यूरेनियम और गोल्ड के बहुत से रिजर्व्स हैं, डिफेंस, सिक्योरिटी, मतलब पॉलिटिकली ले लो, इकोनॉमिकली ले लो और कल्चरली ले लो, आपके टाइज हैं, चाहे आप जैसे पीपल टू पीपल कनेक्ट हो जाता है, टेलीमेडिसिन, तो ये सब आपके टाइज हैं। और इंडिया का इस रीजन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ये रीजन का भी इंपॉर्टेंस इंडिया के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा है, राइट। सो दीज आर द थिंग्स जो आपको थोड़ा सा पता होनी चाहिए इंडियन पर्सपेक्टिव से, ठीक है। चलते हैं फिर अगले आर्टिकल की तरफ। ये दो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स थे। नेक्स्ट इज विजिलेंस कमिश्नर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव वॉज रिसेंटली स्वर्न इन बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एज द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सीवीसी के बारे में जानना। आज आपके लिए दो होमवर्क हैं, एक तो वही जो मैंने मैप दिखाया है ना, यही मैप आपको अच्छे से कवर करना है, दूसरा ये पहला हो गया ना, दूसरा लक्ष्मीकांत में सीवीसी के बारे में पढ़ना है। बन सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर, सो मेक श्योर आप कर लो, आपको फायदा होगा। सीवीसी 1964 में इट वॉज इनिशियली सेटअप थ्रू रेजोल्यूशन। कमेटी थी एक संथनम कमेटी, so basically it was set up on the recommendation of the committee on prevention of corruption formed under the chairmanship of श्री के संथनम। 1998 के अंदर द ऑर्डिनेंस ऑफ 1998 उसने क्या किया, फिर बाद में स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया टू सीवीसी, 2003 के अंदर स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या करती है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो करप्शन होता है उसको एलिमिनेट करना, अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करना, रिस्पॉन्सिवनेस टू द एस्पिरेशंस ऑफ सिटीजन्स। तो यहाँ पर यही इंश्योर करना, ये अप्रोच है, ये एम है कि टू एलिमिनेट द करप्ट और अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो अगर हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ट्रांसपेरेंसी लाना, फेयर प्ले, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। इंडिपेंडेंट बॉडी है, फ्री फ्रॉम कंट्रोल ऑफ एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, ताकि अच्छे से काम कर पाए, ओनली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। अपॉइंटमेंट की बात करूँ तो प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमेटी अपॉइंट करते हैं इसको, चीफ विजिलेंस कमिश्नर को, और बाकी जो चेयरमैन भी रहते हैं, राइट, सीवीसी एंड द विजिलेंस कमिश्नर ऐसे लगा लो। तो जो कमेटी है ना उसके अंदर 3 मेंबर्स होते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर, एक होम मिनिस्टर और एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बन सकता है, मेक श्योर। और यहाँ पर एक तो कमिश्नर होते हैं सीवीसी एज द चेयरपर्सन, और 2 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते, मतलब नॉट मोर देन 2 विजिलेंस कमिश्नर्स एज मेंबर्स। टेन्योर की बात करूँ या तो 4 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन द ऑफिस, या फिर 65 years, विच एवर इज अर्लियर। आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना क्या रीअपॉइंटमेंट होता है इनका, होता है या नहीं होता, यू हैव टू मेंशन इट इन द कॉमेंट सेक्शन, ठीक है। फंक्शंस वही हैं जो मैंने आपको बताई दिए हैं कि टू टेंडर एडवाइस इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, और सुपरिटेंडेंस दे एक्सरसाइज ऑन वेरियस एडमिनिस्ट्रेशंस लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस, टू इंक्वायर या कोई भी, और कॉज एंड इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को बोल सकते हैं, राइट। तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, ये ध्यान में रखना, विजिलेंस कमीशन है। हिमालयन ब्राउन बियर की बात करते हैं। रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने कैप्चर किया है एट रजवाड़ा इन नॉर्थ कश्मीर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हंडवारा। तस्वीर देख लो इनकी सर की। लार्ज कार्निवोर है, फाउंड इन हिमालयाज, हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में मिलते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न, मतलब हाँ साइंटिफिक नेम देख लो, उर्सस आर्क्टोस इजाबेलिनस, तो ये नाम है हिमालयन ब्राउन बियर का। हिमालयन से ही समझ आ रहा है, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, तिब्बत, भूटान, ये सब रीजन में डिस्ट्रीब्यूशन है। और इंडिया के अंदर दे एग्जिस्ट इन स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशंस, फ्रेगमेंटेड हैबिटेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड,
लार्जेस्ट मैमल है इन द रीजन, मेल्स रीचिंग अप टू 2.2 मीटर लॉन्ग, विमेल्स आर लिटिल स्मॉलर एंड दे हाइबरनेट इन डेन ड्यूरिंग द विंटर्स। थिक फर होती है रेडिश ब्राउन और सैंडी कलर की। क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, शेड्यूल 1 में है, अपेंडिक्स 1 में है। ये है कंजर्वेशन स्टेटस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको याद में रखना पड़ेगा। अगला आर्टिकल देखते हैं। ये एक प्रोग्राम है जो आपके बहुत काम आने वाला है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे सिटीज़। यहाँ सिटीज़ की स्पेलिंग कुछ और हो गई है। सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 प्रोग्राम, यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर अप्रूव्ड इट। इस प्रोग्राम को जानने के लिए ना पहले आप मेरी कहानी सुन लो। एक कहानी का मतलब है कि एक बार सुन लोगे तो ये लाइंस पढ़ना नहीं रहेगा, समझ आ जाएंगी बातें। इस प्रोग्राम का एम है सिटीज़ में इम्प्रूवमेंट लाना है और अपने को सिटीज़ में पॉजिटिव चेंज लाना है। तो 3 चीज़ें हैं यहाँ पर। इनोवेशन, मतलब आप प्रॉब्लम्स को इनोवेटिव तरीके से सॉल्व कर रहे हो, नई टेक्नोलॉजी, स्मार्ट सॉल्यूशंस, ताकि सिटीज़ और ज़्यादा एफिशिएंट हो, कन्वीनियंट हो लोगों के लिए टू लिव देयर। इंटीग्रेशन, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, सिटी की हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सो दी इंटीग्रेटिंग दीज डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सिटी, मतलब ब्रिंगिंग डिफरेंट पार्ट्स टुगेदर टू वर्क एज अ होल, ताकि चीज़ें स्मूथली हो, ईजियर हो लोगों के लिए इफ़ दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सस्टेनेबिलिटी, खुद भी जियो अच्छे से और आने वाले आपके बच्चे भी अच्छे से जिए। सो सस्टेनेबिलिटी मीन्स मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द फ्यूचर जनरेशन, देयर नीड्स। पोल्यूशन कम करो, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करो, अर्बन मैनेजमेंट, अर्बन प्लानिंग, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को प्रमोट करो। तो ये प्रोग्राम है जहाँ पे सिटीज़ को मोर लिवेबल, एनवायरनमेंट फ्रेंडली और इकोनॉमिकली सस्टेनेबल बनाने की बात करी जा रही है। हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इन पार्टनरशिप विद फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी एंड KfW, यूरोपियन यूनियन एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, इट इज़ अ प्रोग्राम कंसीव्ड बाय ऑल दीज डिपार्टमेंट्स। 4 ईयर्स का इनका इम्प्लीमेंटेशन पीरियड है, 2023 से 2027 तक का, ध्यान में रखना है। ऑब्जेक्टिव बता दिया है मैंने। फंडिंग इनकी प्रोग्राम विल इंक्लूड अ लोन फ्रॉम दीज टू, जो अभी बताया, एजेंसीज एंड द KfW, एंड अ टेक्निकल असिस्टेंस ग्रांट ऑफ 106 करोड़ फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। 3 कंपोनेंट हैं इसके, इस प्रोग्राम के। फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट देना प्रोजेक्ट्स को जो सिटीज़ में चल रहे हैं इन अप टू 18 स्मार्ट सिटीज़। जो स्टेट्स और यूटीज़, ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज़ विल बी एलिजिबल फॉर सपोर्ट ऑन डिमांड बेसिस, जैसे डिमांड हो, मतलब यहाँ पर स्टेट्स विल बी प्रोवाइडेड सपोर्ट टू स्ट्रेंथन देयर एग्जिस्टिंग सेंटर्स एंड क्रिएट ऑब्जर्वेटरीज, बिल्ड कैपेसिटीज ऑफ म्यूनसिपल फंक्शनरीज, ये सब कुछ। तीसरा कंपोनेंट कहता है कि सेंटर, स्टेट और सिटी मिल के काम करें, नॉलेज शेयर करें, कैपेसिटी बिल्ड करें, राइट। सो स्ट्रेंथनिंग, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग, पार्टनरशिप, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू स्केल अप across all the states and cities. So this is the complete program और this was the complete session. उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। डेली अटेंड किया करो। कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो एक्सप्लेनेशन कैसी लग रही है। दिस इज़ योर मेंटर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। दिस इज़ योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर एवरीवन। टिल देन, गुड विशेस, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।